पदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं जजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा यज्ञच्छायाः सुसीता द्विजगणमधुपैः गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सभी को नमस्कार। मैं प्रकाश रंजन मिश्रा फिर से। आज हम कल प्रथम भाग में हमने पुरालिपि और अभिलेख के को लक्षित करते हुए ब्राह्मी लिपि के विषय में अध्ययन किया था। आज के पाठ में हम जो अभिलेख हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शिलालेख की जो सामग्री है, शिलालेख से संबंधित जो सामग्री है उसके विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर आलेख जो है, अभिलेख जो है उसके विषय में हम बात करेंगे इसमें। तो जो प्रशस्तियां हैं वो भारतीय इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रशस्तियों का योगदान जो है भारतीय इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग तथा मध्य युग के अनेक साधन जैसे कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं थी। ये सारी चीजें जो है, भोजपत्र, कागज इत्यादि जो चीजें हैं, ये प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो राजा हुए, जो विज्ञ हुए, जो सुधी हुए, उन्होंने प्रशस्तियां लिखने के लिए सामग्री को इकट्ठा करना प्रारंभ किया। फिर उन्हें प्रशस्तर का जो उन्होंने क्या किया, सहारा लिया। प्रशस्तर नाम की सामग्री जो है उसका सहारा उन्होंने लिया। अब जो है शिलालेख के विषय में जब हम बात करते हैं तो शिलालेख जो है वह रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख है। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख जो है वह उसकी जो सर्वश्रेष्ठ भाषा जो है वह संस्कृत गद्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर संस्कृत गद्य का सबसे अच्छा उदाहरण कोई है तो जो रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है वो है। गिरनार शिलालेख जो है वो कहाँ है, तो जूनागढ़ में। वो सब जानते हैं कि जूनागढ़ में गिरनार है, गिरनार पर्वत है, वहीं पे यह गिरनार शिलालेख प्राप्त होता है। प्राचीनतम अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी तथा ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि के विषय में हमने पीछे भाग 1 में पढ़ा था। तो प्राचीनतम जो अभिलेख हुआ करते थे उनकी भाषा जो थी वो क्या थी, लगभग सभी की प्राकृत थी, कुछ की संस्कृत थी। तो प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। इसी में जो है बृहत कथा एक ग्रंथ है जिसको गुणाढ्य ने लिखा है, वह चमड़े पे लिखी हुई थी और इसका प्रमाण जो है सुबंधुकृत वासवदत्ता नामक ग्रंथ में प्रस्तुत होता है। अब वासवदत्ता जो ग्रंथ है जिसको सुबंधु ने लिखा है, ये संस्कृत साहित्य में गद्य का सबसे पहला उदाहरण जो है वो क्या है, सुबंधुकृत वासवदत्ता है। वैदिक साहित्य में तो वेद इत्यादि जो हैं वो हैं, कृष्ण यजुर्वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, ये सब गद्य के उदाहरण हैं। ऋग्वेद में भी गद्य के उदाहरण प्राप्त होते हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य में सबसे पहला उदाहरण जो है वो सुबंधुकृत वासवदत्ता जो ग्रंथ है उसी में वह गद्य का सबसे पहला उदाहरण है। और प्रशस्तियों को खुदवाने का प्रारंभ समुद्रगुप्त ने किया था। प्रश्न आता है कि ये प्रशस्तियां जो है इसको खुदवाने का काम किसने किया था, तो समुद्रगुप्त ने किया था। लगभग प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था।
प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में जो अभिलेखों में प्राकृत भाषा हुआ करती थी, वहां संस्कृत भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे प्राकृत भाषा का स्थान ले रही थी। वही बात है कि वह जो संस्कृत प्रारंभ हुआ प्रथम शताब्दी में, वह धीरे धीरे प्राकृत भाषा का स्थान ले रही थी, प्राकृत भाषा की जगह को ले रही थी। फिर उसके बाद प्राचीनतम लेख भुर्जपत्र पर लिखा गया था, और सबसे पहला लेख जो है वो किस पे लिखा गया था? भुर्जपत्र पे लिखा गया था, जिसका दर्शन कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में हम देख सकते हैं। कालिदास के जो ग्रंथ हैं कुमार संभव, ये एक महाकाव्य है। इसमें इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे रमणियों द्वारा प्रेम पत्र लिखने के लिए भुर्जपत्र का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रेम पत्र इत्यादि लिखने के लिए भुर्जपत्र का उपयोग किया गया था। भारत में अभिलेखों के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो अभिलेख लिखे गए थे उसके लिए ईंट का प्रयोग किया जाता था, तथा लोहे का उपयोग लेखन के लिए होता था। अब ईंट का जो है वो बन जाता था, शिलापट्ट बन जाता था, और उस पे लोहे से लेखन कार्य किया जाता था, जिसका उदाहरण जो है मेहरौली के लौह स्तंभ पे देखने को मिलता है। मेहरौली में लौह स्तंभ है, उस पे इसका प्रमाण हम देख सकते हैं, या फिर इसका उदाहरण हम वहां देख सकते हैं। लेखन में प्रयुक्त होने वाले लेखनी, तूलिका, वर्णक, वर्णिका इत्यादि नाम से जाने जाते थे। जो लेखन में प्रयुक्त होती थी, जिसको हम लेखनी कहते हैं, उसी को तूलिका, वर्णक, वर्णिका इत्यादि नाम भी वहां पे हमको प्राप्त होते थे। अब गृहीय सूत्र और शुल्ब सूत्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय स्याही का प्रयोग ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी से ही किया करते हैं। गृहीय सूत्र और शुल्ब सूत्रों के आधार पे, शुल्ब सूत्र जो है वह वेदी निर्माण इत्यादि कार्य जो है उसमें बताए गए हैं शुल्ब सूत्र में। तो और यह जो है कल्प सूत्र के 4 भेद हैं: गृहीय सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र और श्रौत सूत्र। ये जो है ये 4 भेद जो हैं वो कल्प के हैं। कल्प जो है वो 6 वेदांग में एक वेदांग है, कल्प वेदांग, उसी के ये 4 भेद हैं: श्रौत, गृहीय, धर्म और शुल्ब। तो शुल्ब सूत्र जो है इसमें वेदी इत्यादि, वेदी निर्माण आदि कर्म, रज्जु आदि क्रिया, ये सब चीजें, मापन क्रिया, तो मापन के समय हमको स्याही और इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इसके आधार पे चतुर्थ शताब्दी में ही स्याही इत्यादि का प्रयोग जो है हमको देखने को मिलने लगा था। अब गुप्त तथा अशोक के समय की जो ब्राह्मी लिपि थी वो कैसी थी, तो उसके विषय में हम यहाँ बात करेंगे। तो प्राचीन भारत में बहुत सारे लिपियों का वर्णन प्राप्त होता है। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि हर संप्रदाय में, जैसे जैन, बौद्ध इत्यादि जो आचार्य हुए, उन्होंने अपने अपने बातों को रखते हुए कहा कि इतनी लिपि उनके ग्रंथ में प्राप्त होती है, ललित विस्तार में इतनी लिपि हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने ग्रंथ में इन सब लिपियों की बात की है। उसी को हम यहाँ बता रहे हैं कि प्राचीन भारत में बहुत सारे लिपियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। भगवती सूत्र ग्रंथ में केवल ब्राह्मी लिपि का ही वर्णन प्राप्त होता है। एक भगवती सूत्र ग्रंथ है जिसमें केवल सिर्फ ब्राह्मी लिपि का ही हमें वर्णन देखने को मिलता है। ब्राह्मी लिपि को हम वर्णिक लिपि के नाम से जानते हैं। ब्राह्मी लिपि को हम किसके नाम से जानते हैं? वर्णिक लिपि के नाम से जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी लिपि को माना गया है। जो राष्ट्रीय लिपि जो है भारत की, वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। सम्राट अशोक द्वारा खुदवाए गए बहुत सारे पत्थर पर ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग प्राप्त होता था। सम्राट अशोक जो हुए, अशोक के भी शिलालेख, स्तंभ लेख इत्यादि हैं, उसकी बात चर्चा हम आगे करेंगे।
तो अशोक जो हुए, उन्होंने जो खुदवाना शुरू किया। खुदवाने का मतलब होता है कि पहले जो है वो खुदाई होती थी। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं खजाने की खुदाई होती है, जिसमें प्राचीन मूर्तियां इत्यादि हमें प्राप्त होती है। तो वैसे ही खुदाई होती थी। तो वहां पे जो पत्थर मिलते थे ना, उस पे बहुत सारे पत्थरों पे हमें ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग देखने को मिलता था। ब्राह्मी लिपि का विकास जो है वह गुप्त लिपि से हुआ था। ब्राह्मी लिपि का विकास किससे हुआ था? गुप्त लिपि से हुआ था। अब एक विश्वकोश है, चीनी की विश्वकोश के अनुसार लेखन की कला का विकास 3 प्रकार से बताया गया है। जो लेखन की कला है उसका विकास जो है वो 3 प्रकार से हमें बताया गया है। किसके अनुसार? चीनी विश्वकोश के अनुसार। ठीक है। तो एक जो है वो ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी और तीसरा तत्सामकी जो है वो है। अब ब्राह्मी लिपि क्या है, तो इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया था। ये लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और जैसे लिखी जाती है वैसे ही इसका उच्चारण किया जाता है। खरोष्ठी लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है। और सामकी जो लिपि है, ये लिपि जो है ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। तो इस तरह से लेखन का कला का जो विकास हुआ वो 3 प्रकार से हुआ है। ऐसा कौन मानता है? तो चीनी विश्वकोश के अनुसार ऐसा माना गया है कि लेखन कला का विकास जो है वो 3 प्रकार से हुआ है। अब आगे जो है हम अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, ये इस सब को हम अगले भाग में देखेंगे। तो आज हमने जो है शिलालेख में जो सामग्री उपयोग होते थे उनके विषय में जाना, और यह जो लेखन कला है उसका विकास 3 प्रकार से हुआ है, और उसमें तीनों लिपियों को कैसे लिखा जाता था इस विषय को हमने इसमें जाना है। तो अगला जो पार्ट हम बनाएंगे, तीसरा पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जो लिपियों के विषय में बात की थी, दूसरे में भी लिपि को लेते हुए शिलालेख के लिए जो उपयोगी सामग्री है उसके विषय में बात किया। अब तीसरे पार्ट में हम जो शिलालेख हैं अशोक के हुए, गुप्त के हुए, तो ये जो है ये सारी जो शिलालेख हैं इन सब विषय पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि और सारे विद्यार्थियों का भी लाभ हो। धन्यवाद।